चुड़ैल की दुख भरी कहानी। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट कर रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कें से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधे की अधिकता थी। कहीं कहीं तो जंगली पौधे इतना सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दे तो बाकी हिस्से पूरी तरह घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरे की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूस का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसर आता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक राम खिलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन ही वह व्यक्ति थे जिसके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय भी कभी कभी मुखर हो जाता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खिलावन जी अब पास के ही एक गांव में रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते थे। बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लेता तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गाँव बड़ा का बात नहीं बताते थे, उन्हें कल चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी ही मांग लेता, उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खिलावन की बातों को रामेश्वर बाबू बहुत ही सहजता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते थे। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गया और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गया। पर उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। राम खिलावन थोड़ा डरा सा में लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे जो ही कमरे से बाहर निकले तो ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल को खड़ा करते देखा। वे दौड़कर रामेश्वर बाबू के पास पहुंच गए और बिना जयरामी की ही हल्कदार घबरा कर बोले, बाबू बाबू, कल रात तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रमेश बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किए। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले में से वहीं पर मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपने कुर्सी पर बैठे हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी, अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन कहना शुरू किया, बाबू, कल जब मैं शाम को घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था। वह इधर उधर जंगल में भटकती रही। तभी कुछ गाय बकरी के चरवाहे की नज़र उस पर पड़ी। वे लोग स्त्री को भाप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सोखा बाबा के झाड़ फूकी। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर उसे उस चुड़ैल हावी हो गई। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की हालत देखकर राम खिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी राम खिलावन जी यही सब सोच रहे थे, तभी रमेश बाबू अपने कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने को इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रमेश बाबू के पास ही एक झाड़ी के
कुछ पत्ते तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर राम खिलावन को उस पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीकर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर रुके। मैं कार्यालय में कुछ जरूरी काम काज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। उन्हें केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि रमेश बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारने भी जानते हैं। कहीं मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा कर मुझे नहीं दे दिए, पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी बातें को सही भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी सहायता भी करते रहते हैं। ना, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव के ही लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ठीक है, रात को छोड़ दी तो थी पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे से मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तक उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक मेरा भी मजाक उड़ा दी। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब आजमा लिया। राम खिलावन जी सोखा बाबा के बगल में बैठे हुए अपनी लड़की को आवाज़ लगाए। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी पीकर बहू पिला दे, अगर ना करती है तो जबरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उस पत्तों को लेकर घर में गई। उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाई। अरे यह क्या, एक घूंट जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और आंगन में बैठकर एक तिरपाई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया। उसका कूदना नचना बंद हो गया। राम खिलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और राम खिलावन जी की ओर देखते बोली, बाबू बाबू, भौजी तो अब आराम हो गया है। वे आंगन में अब शांत बैठी है। बाहर जितने लोग बैठे थे सब हस्त हो गए। आखिर तो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई और 2-4 पत्तों पिलाने से कैसे बस में आ सकती है। आखिर कैसे पत्ते हैं? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा या सोखा आदि दिए थे? वहाँ बैठे लोगों में से एक राम खिलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले। इससे पहले राम खिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिना देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा, वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुँचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, उससे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों में ही बस कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेश बाबू की गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी रमेश बाबू की साइकिल वहाँ रुकी। रमेश बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेश बाबू के घर बाबू के हाथ साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्ते तो कमाल कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांत से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू की इतना कहते ही वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयरामी करने लगे। रमेश बाबू सबका वजन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने राम खिलावन की बहू को घर में बाहर बुलाया। वह काफ़ी शांत थी पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी चुड़ैल नहीं है और उस पत्ते का असर खत्म होते ही फिर से सीधा कर लेगी। रमेश बाबू ने राम खिलावन की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बोलने लगे। अरे ये क्या? राम खिलावन की बहू घबरा कर उठ बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अब मैं कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिराते हुए देखकर राम खिलावन जी काफ़ी हिम्मत बढ़ गया। वे बोल पड़े, रमेश बाबू, इसे छोड़ दीजिए, छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। वह परवर चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। रमेश बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू की और गुस्सा से देखते हुए बोले कि तू कौन है और क्यों उसे पकड़ी? इस पर चुड़ैल गिराते हुए बोली कि मैं एक पास के जंगल में रहती हूँ, मेरा बंजारा परिवार से हूँ।
एक बार हमारे परिवार में इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय में लकड़ी इस जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगलों में प्रवेश कर गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई थी।